नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल में भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में आज हम देखेंगे। उससे पहले हमने जो पढ़ा था उन क्लासों में हमने भारत आकार, स्थिति, विस्तार, भारत का क्षेत्रफल और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हमने अध्ययन किया था। और उसी के साथ साथ जो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जो देशों के साथ लगी हुई है, 7 देशों के साथ लगी हुई है, उनके बारे में भी हमने देखा था। और उसके आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। तो आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के भौतिक प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि इस भूभाग से हर बार कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें उन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है जो बारीकी से बारीक तक प्रश्न इनमें से उठाया जा सकता है और उसका आंसर यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो ध्यान से देखें इनको। पहला आता है जिसमें देखते शुरुआत करते हैं भारत के भौतिक प्रदेशों में। भारत के भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले आता है कि भू आकृति। भू आकृति क्या होती है, भू आकृति के बारे में देखेंगे। इसे हम भारत के भौतिक प्रदेश भी लिख सकते हैं और साथ में भू आकृतिक प्रदेश भी लिख सकते हैं। भू आकृति प्रदेश है ना। अब इसमें बात आती है कि भू आकृति क्या होती है। भू आकृति किसे कहते हैं? तो बताया गया पर्वत, पठार एवं मैदानों के आकार एवं विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भू आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? भू आकृति कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उस भूभाग पर जो भी उच्चावच फैले हुए हैं, जिसमें उच्चावचों के अंदर पर्वत, पठार, मैदान, ये सभी जो भूभाग है उनका आकार किस प्रकार से है और उनका विकास किस प्रकार हो रहा है, उनके विकास की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भू आकृति कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के, जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल था, संपूर्ण क्षेत्रफल, वो था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कुल क्या था? क्षेत्रफल था इसका भारत का। अब क्या बात आती है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के जो कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है के 10.7%, कितना भूभाग लिया? 10.7% भूभाग पर क्या है? पर्वत फैले हुए हैं। क्या है? पर्वत फैले हुए हैं। उसके बाद 10.7 के बाद 18.67% भूभाग पर क्या है? पहाड़ियां हैं। और इसकी एक जानकारी और भी आती है जहां पर कुछ किताबों के अंदर लिखा हुआ आता है 18.6%। 18.6%। तो 18.6% भूभाग पर क्या है? पहाड़ियां हैं। इसका ध्यान रखना, इन दोनों में से जो परीक्षा के अंदर, कंपटीशन के अंदर, ऑप्शन के अंदर, इन दोनों में से जो भी आए उसको सही करना। अगर ये वाला आता है तो आपको इसको राइट करना है, और ये नहीं आता और ये वाला आता है तो आपको इसको सही करना है। ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया? 10.7% हो गया है जिसमें पर्वत है, और 18.67 है ना प्रतिशत भाग पर क्या है? पहाड़ियां आ गई है। और 27% भाग पर, या यूं कहे तो 27.7% भाग पर क्या है? पठार है। उसके बाद 43% भाग पर मैदान फैले हुए हैं। ठीक है ना। तो संपूर्ण क्षेत्रफल पर, या भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल पर कौन कौन सी भू आकृतियां फैली हुई है? तो उसमें पर्वत, पहाड़ियां, पठार और मैदान, ये 4 बड़े तौर पर फैले हुए हैं। उसके बाद कि भारत को उच्चावच के आधार पर
मुख्य रूप से 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है। कि उच्चावच जो भी स्थलाकृतियां देखने को मिलती है, उन स्थलाकृतियों के आधार पर भारत को क्या किया गया, 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। 6 भौतिक प्रदेश या 6 भूआकृतिक प्रदेश या 6 भौतिक विभाग में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद नंबर 2 उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान जो कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इन तीनों नदियों से निर्मित है, और अपने भारत में जो इसका विस्तार माना जाता है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों और उनकी सहायक नदियों से ही माना जाता है। और उसके बाद नंबर 3 थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल जिसे भारतीय महामरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नंबर 4 प्रायद्वीपीय पठार, जो कि भारत के भौतिक प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, और इसका जो क्षेत्रफल बताया गया है वो क्षेत्रफल है लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर, कि 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर केवल प्रायद्वीपीय पठार ही फैला हुआ है। उसके बाद नंबर 5 तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश के अंदर 2 मुख्य भागों को शामिल किया गया है, जिसमें पहला आता है पूर्वी तटीय प्रदेश और नंबर 2 पश्चिमी तटीय प्रदेश। इन दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद में नंबर 6 जो आता है लास्ट, वो है द्वीप समूह। ये द्वीपों का समूह है जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले भू आकृति देखा था। तो भू आकृति क्या है कि पर्वत, पहाड़ियाँ या पर्वत, पठार, मैदान के आकार एवं विकास की प्रक्रिया को क्या कहा गया, भू आकृति कहा गया। उसके बाद में हमने देखा था कि भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है कितना था, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो कुल क्षेत्रफल था, उस क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत फैले हुए हैं, कितने प्रतिशत भाग पर पहाड़ियाँ फैली हुई है, और कितने प्रतिशत भाग पर मैदान फैले हुए हैं, और कितने प्रतिशत भाग पर पठार फैले हुए हैं, इन सभी के बारे में हमने इसमें देखा था। और उसके बाद भारत को, या यूँ कहें तो संपूर्ण भारत को उच्चावच या इन्हीं उच्चावच के आधार पर मुख्य रूप से 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, जिसमें 6 भौतिक प्रदेश ये थे। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसमें यूँ कहे तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश था, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान था, और तीसरा थार का मरुस्थल था, और चौथा प्रायद्वीपीय पठार, और 5वां तटीय प्रदेश, और 6ठा द्वीप समूह। ठीक है ना, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इनमें से जो 6 जो भौतिक प्रदेश है, वो 6 भौतिक प्रदेश किस प्रकार से भारत के मानचित्र में विस्तृत है या फैले हुए हैं। तो उनकी लोकेशन हम देखते हैं। यह भारत का मानचित्र है, जिसमें यह बता रखा है कि यहां से ये वाला भाग है वो कहलाता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है, यहां से इस प्रकार से फैला हुआ है, वो है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद नंबर 3 ये वाला भाग है जो है थार का मरुस्थल।
थार का महोत्सव। उसके बाद यहाँ से इस प्रकार से एक त्रिभुजाकार आकृति में एक भूभाग फैला हुआ है। ये बीच में जो बचा हुआ भाग है वो कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। और उसके बाद में अगला आता है तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेशों में ये वाला भाग और इधर वाला भाग, इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है। जो इधर वाला भाग तो कहलाता है पूर्वी तटीय प्रदेश, और इधर वाला भाग कहलाता है पश्चिमी तटीय प्रदेश। पूर्वी तटीय प्रदेश, पश्चिमी तटीय प्रदेश। और उसके बाद में ये वाला भाग है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। इन सभी के समय इन दोनों या इनके आसपास जो जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं उन सभी को मिलाकर कहा जाता है द्वीप समूह। ये हमारा छठा भौतिक प्रदेश है और इसको नंबर 5 दे देते हैं। 4, 3, 2 और ये 1। ये इस प्रकार से भारत के मानचित्र में भारत के भौतिक प्रदेश विस्तृत है या फैले हुए हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। भारत के भौतिक प्रदेशों में सबसे पहला आएगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि हिमालय पर्वतीय जो प्रदेश है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, किस प्रकार से हिमालय पर्वत हमारे सामने उभर कर सामने आया है और ऊंची ऊंची चोटी के रूप में स्थित है। तो उसके बारे में हम देखेंगे आगे। आइए आगे देखते हैं। पहला आता है हमारा पहला भौतिक प्रदेश है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश। इसमें क्या बताया गया, सबसे पहले उत्पत्ति कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, कैसे हुई थी। तो इसमें बताया कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, क्या कहा कि दो प्लेटें थी। कौन कौन सी थी, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। इन दोनों प्लेटों के क्या हुआ, आपस में टकराने से, इन दोनों के आपस में टकराने से इंडियन जो प्लेट थी उसका उत्तरी भाग, इंडियन प्लेट का उत्तरी भाग यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गया। जो भारतीय प्लेट थी या इंडियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गई। टकराव के इस प्रभाव के बीच, टकराव के इस प्रभाव के बीच मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच में एक समुद्र था, एक सागर था जिसका नाम था टेथी सागर। तो क्या बताया कि टकराव के इस प्रभाव के बीच टेथी सागर में विद्यमान अवसादों में वलन क्रिया से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। बीच में जो अवसाद थे वो ऊपर उभर कर सामने आए और वो एक मोड़दार रूप में हिमालय की उत्पत्ति हुई है। इधर देखते हैं जिसमें बताया गया, ये बताया गया यूरेशियन प्लेट और ये बताया गया इंडियन प्लेट। जो भारत वाला भाग बताया गया इसमें, जिसको बताया इंडियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट। इसमें यूरेशियन प्लेट को किसका भाग बताया, लारेशिया या अंगारलैंड का भाग बताया। ये लारेशिया और अंगारलैंड क्या थे, इसमें क्या है कि प्राचीन काल में ये जो स्थल भाग थे वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और पूरा ही स्थल भाग एक ही भूभाग था, जिसको वेगनर महोदय ने, अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने उसको नाम दिया था पेंजिया नाम, पेंजिया नाम दिया था। और उन्होंने बताया कि कुछ समय पश्चात उसमें क्या हुआ, विभाजन हुआ। विभाजन होने से वो दो भागों में बंट गया था। दो भागों में बंटने से उत्तर वाला भाग लारेशिया कहलाया और दक्षिण वाला भाग गोंडवाना कहलाया। तो भारत जो हिस्सा था वो भारत गोंडवाना का हिस्सा था और यूरोप वाले भाग था यूरेशिया, यूरोप और एशिया वाला भाग वो किसका भाग था, यूरेशिया वाला भाग। सो लारेशिया वाला भाग था, इसलिए उसे यूरेशियन प्लेट का नाम दिया।
तो इनमें बताया ये दोनों इस प्रकार से, ये जो एरो है वो ये बताते हैं कि इन दोनों प्लेटों में जो गति हो रही है वो आमने सामने की तरफ हो रही है। तो क्या है, इन दोनों प्लेटों के टकराने से अभिसरण हुआ। अभिसरण मतलब एक दूसरे की तरफ गति करना। अभिसरण हुआ, अभिसरण होने से बीच में जो तैतीस सागर था, ये वाला भाग तैतीस सागर, इनमें क्या हुआ, वलन पड़ गए। जैसे इन दोनों के आपस में टकरा, ये दोनों आपस में टकराई प्लेटें, और टकराने से ये जो मलबा था वो पीछे कर ऊपर बाहर उठा और वो इस प्रकार से मोड़ के रूप में उभर कर सामने आया, जो वर्तमान में क्या बन गया, हिमालय बन गया। ठीक है, इसी को हम एक छोटे से वीडियो क्लिप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से प्लेटें आपस में टकराती है और किस प्रकार से जो तैतीस सागर में जो अवसाद है वो किस प्रकार से पिचक कर ऊपर वलन के रूप में उभर कर सामने आते हैं और वर्तमान में हिमालय पर्वत का रूप धारण करते हैं। ये देखते हैं, ये इसके अंदर ये वाला जो भाग जा रहा है वो है हमारा इंडिया या भारत, जिसे कहा गया है इंडियन प्लेट, है ना, या भारतीय प्लेट। जो उत्तर की तरफ गति कर रहा था, और ऊपर वाला जो भाग है जिससे टकराया है वो भाग था यूरेशिया वाला, जिसे यूरेशियन प्लेट नाम दिया गया। और दोनों के टकराने से इस प्रकार से क्या हुआ, जो मलबा था वो पीछे कर ऊपर बाहर आया, बाहर आने से इस प्रकार से पर्वतों का रूप धारण किया, जो कि मोड़ के रूप में। इस प्रकार से देखते हैं तो इस प्रकार से इसमें क्या है, मोड़ पड़े हुए हैं। और हिमालय के अंदर बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो वर्ष भर या यूं कहे तो पूरे वर्ष भर बर्फ से ढकी हुई रहती है। इसी कारण हिमालय के ऊंचाई वाले भाग को बर्फीला हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, या बर्फीला हिमालय भी कहते हैं। और यहाँ तक कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो भी बर्फ से ही ढकी हुई रहती है, इसीलिए हिमालय वाले भाग को बर्फीला हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा था कि दो प्लेटें, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, आपस में एक दूसरे की तरफ गति करी थी, और गति करने से दोनों आपस में टकराई, और टकराने से बीच में से जो मलबा था वो एक मोड़ के रूप में उभर कर सामने आया और हिमालय का रूप धारण किया उसने। उसके बाद में हिमालय के ढलान के बारे में देखते हैं कि हिमालय जो पर्वत है उसका ढलान किस तरफ ज्यादा ढलान है या तीव्र ढाल है और किस तरफ मंद ढाल है, उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें बताया है कि हिमालय का उत्तरी ढाल, या यूं कहते हैं कि भारत हिमालय का जो उत्तरी वाला भाग है उस भाग का जो ढलान है वो अवतल है। अवतल मतलब मंद ढाल वाला, ये बताया गया। इस प्रकार से आकृतियां बता रखी है, बनाई गई, जिसमें ये बता रहे हैं कि इस प्रकार से उत्तर वाले भाग में इस प्रकार का ढलान है, मतलब मंद ढाल है। मंद ढाल को कहते हैं अवतल ढाल। जो आता है तिब्बत वाले क्षेत्र की तरफ ये आता है। जो भारत का जो ऊपर वाला भाग है वो है तिब्बत, उसकी तरफ मंद ढाल है, तो वहां से वो लोग आसानी से इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। लेकिन हिमालय का जो दक्षिणी ढाल है, यूं कहे कि हिमालय का जो दक्षिण वाला भाग है जो हमारे भारत की तरफ पड़ता है, उधर जो ढलान है वो है उत्तर ढाल, जो कि भारत की तरफ है। उत्तर ढाल इस प्रकार से ये चित्र बनाया है, जिसमें उत्तर ढाल मतलब खड़ा ढाल, खड़ा मतलब तीव्र, जिससे भारत की तरफ से हिमालय जो पर्वत श्रेणी है उसके ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है। ठीक है, उसके बाद में जो हमने देखा था हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, जो प्लेटें आपस में टकराई थी। तो इस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कुछ विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे थे, जिसमें एक भूगोलवेता ने सिद्धांत दिया था जिसका नाम था भूसंनति सिद्धांत। और भूसंनति सिद्धांत में बताया गया था कि दो स्थल भाग थे, उनके बीच में खाई थी। भूसंनति मतलब खाई थी, उसमें धीरे धीरे स्थल भाग से नदियां बहकर आई थी और धीरे धीरे अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आई थी और मलबे को उसके अंदर क्या कर दिया, जमा कर दी गई। और फिर कुछ समय बीतने के बाद अचानक से उसमें क्या हुई, गति हुई। गति होने से बीच में जो लावा था, बीच में जो मलबा था वो पीछे कर उभर कर सामने आया।
जो कि हिमालय अभी वर्तमान में हिमालय की स्थिति को बताता है। उसके बाद में एक सिद्धांत आया था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अंदर भी इसी प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि दो प्लेटें थी, स्थलखंड, बड़े स्थलखंड को या स्थल भूभाग को उन्होंने प्लेट नाम दिया है। जो प्लेट नाम का जो स्थल भाग को जो प्लेट नाम दिया था वो दिया था सबसे पहले टूजो विल्सन ने। उन्होंने कहा था कि विस्तृत स्थल भूभाग या विस्तृत स्थलखंड या स्थलखंड जिसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर हो, उसको उन्होंने प्लेटों का नाम दिया था। तो इस सिद्धांत में यह बताया जाता है कि दो प्लेटों के आपस में टकराने से, जिसमें बताया है यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, इन दोनों के आपस में टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और इन दोनों सिद्धांतों में जो सर्वमान्य सिद्धांत है या सर्वश्रेष्ठ जो सिद्धांत मानते हैं वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को ही माना जाता है, क्योंकि यही स्पष्ट करता है। उसके बाद में जो हिमालय पर्वत है उसकी स्थिति, कि भारत में हिमालय पर्वत की स्थिति कहाँ है और उनका विस्तार किस प्रकार से है, किधर से किधर की ओर है और उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, उनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो स्थिति एवं विस्तार के बारे में तो इसमें बताया है कि हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा में, कि भारत जो है उसके उत्तर वाले भाग में, उत्तरी सीमा में उत्तर पश्चिम में सिंधु घाट से, उत्तर पश्चिम वाला जो भाग है, जैसे ये अपना भारत है उसका उत्तर और पश्चिम वाला जो भाग है उधर घाट है जिसका नाम है सिंधु घाट। सिंधु नदी जो गहरा घाट बनाती है वो सिंधु घाट से लगाकर दक्षिण पूर्व में, इधर वाले भाग में दक्षिण पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाट तक, ब्रह्मपुत्र नदी जो घाट बनाती है तो उसी का नाम है ब्रह्मपुत्र घाट तक 2400 किलोमीटर, कितनी है 2400 किलोमीटर की लंबाई में एक वृहत चाप के रूप में फैला हुआ है। वृहत चाप, चाप जिस प्रकार से हम प्रकार से चाप भरते हैं इस प्रकार से ऐसे फैला हुआ है। यह वृहत चाप भी कह दें या फिर इसकी जगह पर तलवार की भांति भी कह सकते हैं, या तलवार की आकृति में फैला हुआ है। यह तो घाट की बात हो गई है कि इन दोनों घाटों के बीच में हिमालय फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं दो स्थल भागों में, जिसमें एक तरफ तो दो केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे और एक तरफ राज्य आएगा भारत का, जिसमें उत्तर पश्चिम में लद्दाख व जम्मू कश्मीर, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसका राज्य का दर्जा हटा दिया गया है और उसे दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो सामने अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में उभर कर सामने आया। तो अभी वर्तमान में ये दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है ना। उसके बाद में दक्षिण पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। दक्षिण पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। अरुणाचल प्रदेश क्या है, राज्य है। उसके बाद में हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दो मुख्य नदियों, अब अपनी बात हो गई, दो घाट की बात हो गई है। दो घाट में तो एक तरफ तो है सिंधु घाट और एक तरफ है ब्रह्मपुत्र घाट। उन दोनों के बीच में वो एक चाप के रूप में फैला हुआ है और उसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है। उसके बाद में दो स्थल भागों की बात हुए तो स्थल भागों में एक तरफ तो केंद्र शासित प्रदेश है और एक तरफ राज्य है। तो उत्तर पश्चिम में तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है और इधर पूर्व की तरफ या यूं के दक्षिण पूर्व की तरफ जो भाग है वो है अरुणाचल प्रदेश का। अब आती है दो नदियां, कि भारत की दो मुख्य नदियां हैं या भारत से बहने वाली दो मुख्य नदियां हैं जो भी हिमालय की सीमा का निर्धारण करती है या हिमालय की सीमाओं का निर्धारण करती है, जिसमें उत्तर पश्चिम वाला भाग अर्थात लद्दाख व जम्मू कश्मीर वाला भाग है ना। तो उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से, मतलब सिंधु नदी इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा बनाती है, किसकी, हिमालय की। और दक्षिण पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी, मतलब दक्षिण पूर्व की तरफ ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय पर्वतीय प्रदेश की सीमा बनाती है, कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला हुआ है, ठीक है ना। तो सिंधु नदी से लगाकर ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों के मोड़ के बीच में हिमालय फैला हुआ है।
उसके बाद हिमालय पर्वतीय प्रदेश मुख्य पर्वतों, अब पर्वतों की बात की जाए कि ऐसे कौन से दो पर्वत हैं जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश की सीमा का निर्धारण करते हैं या सीमा को निर्धारित करते हैं, जिसमें उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख वो वाला क्षेत्र, उस तरफ क्या है एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत है और उसकी ऊंचाई बता रखी है 8126 मीटर कि समुद्र तल से 8126 मीटर ऊंचा है। यहां वहां से दक्षिण पूर्व में नामचा बरुआ पर्वत जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है, नामचा बरुआ पर्वत क्या करता है, इसकी अंतिम सीमा बनाता है और उसकी नामचा बरुआ पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 7756 मीटर, 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है। नदियों की बात हो गई, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य की बात हो गई, पर्वतों की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद इन्हीं स्थिति को एक मैप के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से किधर कौन से मोड़ है और कहां कहां से इस हिमालय निकलता है या फैला हुआ है, उसकी आकृति किस प्रकार से है, चापाकार है तो किस प्रकार से चाप के रूप में फैला हुआ है, उसको हम आगे देखते हैं। ये रहा, ये इस प्रकार से बता रखा है कि एक चाप के रूप में इस प्रकार से क्या हुआ, फैला हुआ है, हिमालय फैला हुआ है, जिसमें एक और ये दो किनारे बताए गए हैं या मोड़ बताए गए हैं, जिसमें इधर तो है सिंधु घार्ज और इधर ब्रह्मपुत्र घार्ज। तो हिमालय दो प्रमुख घार्जों के बीच में फैला हुआ है, जिसमें उत्तर पश्चिम में सिंधु घार्ज और दक्षिण पूर्व में ब्रह्मपुत्र घार्ज, इन दोनों के बीच में फैला हुआ है। उसके बाद में दो पर्वतों के बीच में फैला हुआ है, जिसमें यही इसी जगह पर एक पर्वत है उस जिसका नाम है नंगा पर्वत, ठीक है। और इधर दक्षिण पूर्व की तरफ यहां पर जो पर्वत है उसका नाम है नामचा बरुआ। तो इन दोनों पर्वतों के बीच में फैला हुआ है। घार्ज की बात हो गई, पर्वतों की बात हो गई, और दो नदियां, इसी जगह से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। और इधर जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है, इधर से प्रवेश करती है भारत के अंदर, अरुणाचल प्रदेश से, और उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। और अब इसमें दो घाट की बात हो गई है, दो पर्वतों की बात हो गई है और दो नदियों की बात हो गई है। अब आता है स्थल भाग में, जिसमें पश्चिम की तरफ तो है, इसी जगह पर जो भाग आता है वो वाला भाग जो फैला हुआ वो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। लद्दाख व जम्मू कश्मीर, और इधर वाला भी भाग आता है, इधर वाला भाग आता है वो आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच में ये हिमालय फैला हुआ है। और इसमें बताया है कि इसका जो ढलान है वो उत्तर की तरफ, उत्तर ढाल के रूप में, जो इधर क्या फैला हुआ है तिब्बत का पठार। और भारत का जो दक्षिण वाला भाग है, इधर का जो ढलान है वो क्या है उत्तर ढाल के रूप में है। उत्तर ढाल मतलब तीव्र ढाल या खड़ा ढाल,
और अवतल में मंद ढाल। तो इधर से आने वाले जो व्यक्ति है वो आसानी से इसकी चढ़ाई कर सकते हैं, और इधर से जाने वाले व्यक्ति आसानी से चढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनके सामने मुसीबत आती है। और यहाँ से यहाँ तक जो फैला हुआ है, इसकी जो कुल लंबाई बता रखी है यहाँ से यहाँ तक, वो है 2400 किलोमीटर, लगभग 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, नदियों की बात हो गई, दो पर्वतों की बात हो गई, दो नदी मोड़ की बात हो गई, और दो स्थल भागों की बात हो गई, जिसमें एक राज्य है और एक तरफ दो केंद्रशासित प्रदेश हैं, उनकी बात हो गई। अब हम आगे देखते हैं हिमालय की ऊंचाई के बारे में, कि हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है, और हिमालय की जो चौड़ाई है वो किधर से किधर जाने पर उसकी चौड़ाई में वृद्धि आती है या फिर बढ़ोतरी होती है, वो भी हम इसमें आगे देखते हैं। तो ऊंचाई के अंदर बताया गया है कि हिमालय की औसत ऊंचाई, हिमालय की औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई का मतलब ये है कि हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश जो फैला हुआ है वो कहीं कहीं पर समुद्र से कम ऊंचा है तो कहीं पर ज़्यादा है, वापस कहीं पर कम है तो कहीं पर वापस ज़्यादा है। तो इस प्रकार से उसकी औसत रूप से निकाले तो वो आता है 6000 मीटर, कि हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है। और उसके बाद में हिमालय की चौड़ाई, अब इसमें चौड़ाई की बात की जाए तो हिमालय की जो चौड़ाई है वो है 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर, कितनी है, 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर है। अब ये चौड़ाई किस प्रकार से है उसको इधर देखिए, जैसे ये हिमालय फैला हुआ है तो ये इसकी बात हो रही है, ये कितना, जैसे ये पर्वत श्रेणियां हैं तो ये किस प्रकार से चौड़ा है, फैला हुआ है, उसकी बात हो रही है। यह है इधर, जिसमें आगे देखते हैं कि हिमालय का कुल क्षेत्रफल कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो संपूर्ण जो भारत है या भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर तो केवल हिमालय पर्वतीय प्रदेश ही फैला हुआ है। और फिर उसने बताया कि अरुणाचल प्रदेश से इधर है, अरुणाचल प्रदेश से मतलब पूर्व से, ये पूर्व वाला भाग है, और जम्मू कश्मीर व लद्दाख जो कि पश्चिम वाले भाग में स्थित है की ओर जाने पर, जैसे कि इधर हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, हिमालय की चौड़ाई बढ़ती जाती है, हिमालय की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे माना कि इस तरफ क्या थी, 160 किलोमीटर थी, तो आगे यहाँ पर इस वाले भाग में जाने पर इसकी 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ये कहना चाह रहा है कि हिमालय की पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर या दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर क्या होता है, हिमालय की जो चौड़ाई है वो बढ़ती हुई जाती है, और उधर से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाए तो चौड़ाई में क्या होता है, कमी आने लग जाती है, गिरावट आने लग जाती है। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसके आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। स्टॉप।